तो क्यों ना हम फोकस करें। राइट, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया था कल आपको, ठीक है, और बोला था कि उसका आंसर निकाल के लाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, दिस वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स। किसी ने ट्राई किया, कोई आंसर निकाला क्या? बोलो हमने ट्राई ही नहीं किया। हम बोलो कि ज़िंदगी में आज तक गलत काम नहीं किए हैं कभी। हाँ, ट्राई नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया। किया था 7/3 क्यों आया? किस 7/3 क्यों आ रहा था? हो सकता है, मे बी, लेट मी चेक, मे बी योर आंसर इज राइट। R, this is R, 2R and this is 3R. Middle sphere is grounded. Grounded. Inner sphere and outer sphere are given. Charges Q and 2Q. Q and 2Q. Find out the charge appearing on each surface of each sphere. दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है कि हर एक उसके ऊपर कितना आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पार्ट। अब मैं इसी पर आंसर करता हूँ, तुम आंसर के लिए एक दूसरा स्लाइड यूज़ करोगे, ठीक है। दूसरा स्लाइड नहीं, तुम दूसरा डायग्राम यूज़ करोगे। अब देखो, अब 2-3 बातें याद रखनी है। इनसाइड द मेटल देयर कैन बी नो नेट चार्ज। मेटल के अंदर चार्ज नहीं हो सकता है। चार्ज तो हो सकता है, नेट चार्ज नहीं हो सकता है। तो अगर तुम बोलते हो कि क्यू है, तो इधर पर एक चार्ज माइनस क्यू आना कंपलसरी है। टू मेक द नेट चार्ज इनसाइड मिडिल स्फीयर 0, वहाँ पर माइनस क्यू आना ही आना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चार्ज इनर मोस्ट स्फीयर को दिया जाएगा दैट अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस, क्योंकि अगर इसमें से कुछ अंदर चला गया तो फिर उसके अंदर 0 कैसे आएगा, ठीक है। तो इनर मोस्ट स्फीयर को जो भी चार्ज मिलेगा, है ना, वो बाउंड है कि उसके आउटर सरफेस पर आएगा, ठीक है। सो Q माइनस Q। अब हमें क्या नहीं मालूम है, इसके बाहर वाले सरफेस पर क्या है, ठीक है। तो जो नहीं मालूम है वो एक्चुअली ये है Q डैश। We have to find Q dash anyhow, and if this is Q dash, then this is minus Q dash. Out of 2Q, total charge given to the outermost sphere is 2Q. Out of 2Q minus Q dash, charge appears in the inner surface, ठीक है। तो बाहर वाले पर क्या बचा, क्या बचेगा? बाहर वाले पर 2Q माइनस Q डैश। टोटल 2Q में से माइनस Q डैश को घटाना है। कितना आ जाएगा? 2Q प्लस Q डैश। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज। ऐसा क्वेश्चन आया तो पहला काम करना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्ज? दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये एक काम हो गया है। अब अगले काम करते हैं। The potential of the grounded sphere must be 0, ठीक है। कौन सा स्फीयर ग्राउंडेड है? मिडिल स्फीयर ग्राउंडेड है, और हम बोल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल V मिडिल शुड बी इक्वल टू 0। हम इसको 0 करना चाहते हैं। तो ये है कितना, जो निकलेगा उसको 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मिडिल स्फीयर है इसका पोटेंशियल है क्या। द पोटेंशियल ऑफ मिडिल स्फीयर ड्यू टू इनर स्फीयर इज KQ अपॉन 2R। समझ में आ गया? किसका लिखा जा रहा है? मिडिल स्फीयर का लिखा जा रहा है ना। इनर स्फीयर के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा, तो Q अपॉन 2R। अगला चार्ज क्या है? माइनस Q अपॉन 2R, खुद के ऊपर जो चार्ज है ना। तो माइनस Q अपॉन 2R इज ऑन द इनर सरफेस पर, आउटर पर भी है, तो ये भी लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, प्लस Q डैश अपॉन 2R।
द पोटेंशियल ऑफ मिडिल स्फीयर ड्यू टू आउटर स्फीयर। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस q डैश अपॉन 3r, उसके इनसाइड है, जिसके इनसाइड होता है उसके सरफेस का निकालते हैं, माइनस q डैश अपॉन 3r प्लस 2q प्लस q डैश अपॉन 3r एंड दैट इक्वल टू 0। बोलो, अब पहले ये टर्म देखिए, सारे समझ में आ रहे हैं सबको, पढ़िए एक एक टर्म। कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है? मुझे लगता है आप लोगों ने कोई एक छोड़ दिया होगा इसमें से, सारे नहीं। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप डायरेक्ट करेंगे, आपको तो पता ही नहीं है कि मिडिल वाले पर है क्या, तो आप तो उसका लिखेंगे ही नहीं ना फिर। नहीं तो q डैश लिया ना, तो आप नहीं तो q डैश लिया आपने, q डैश एक्चुअली द टोटल चार्ज ऑन मिडिल स्फीयर इज नॉट ओनली q डैश माइनस q भी तो है। अगर आप टोटल निकालो कि भाई मैं तो लिखूंगा एक टर्म लिखूंगा, दो नहीं लिखूंगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, q डैश माइनस q अपॉन 2r। हमने भी एक तरह से वही लिखा है, q डैश माइनस q अपॉन 2r, है ना। आप चाहते हैं कि मैं तीनों स्फीयर के लिए एक एक टर्म लिखूं, लिखिए, बट देन यू हैव टू कंसीडर द टोटल चार्ज। चलो मैं इसका लिखूं तो क्या लिखूंगा, फिर मैं लिख दूंगा टोटल चार्ज तो 2q ही है ना, तो मैं 2q अपॉन 3r लिख दूं, तो लिख ही रहा है। देखो अल्टीमेटली q डैश अपॉन 3r एंड दिस q डैश अपॉन 3r आर गोइंग टू बी कैंसल्ड, तो अल्टीमेटली तो तुमने वही लिखा है। ठीक है, अब मिडिल वाले पर चार्ज एक्चुअली कितना है, हमें एक स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है, टोटल द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर प्लस चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। इवन इन प्रीवियस क्वेश्चंस जब हमने बोला कि एक स्फीयर के ऊपर ये चार्ज है, तो एक्चुअली उस चार्ज में से कुछ बाहर था कुछ अंदर था, बट दैट टाइम दैट पॉइंट वाज नॉट अंडर कंसिडरेशन। अब आप बोलोगे अभी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मिडिल स्फीयर के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है कि उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। अब टोटल चार्ज आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूँ इस पर क्यों आ गया है। तो श्योरिटी है कि इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यों आना है, लेकिन अब इनर सरफेस पर माइनस क्यों आना है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसके आउटर सरफेस पर कुछ नहीं आएगा, भाई कुछ तो आएगा, तो वो q डैश है। Then what is the total charge on middle sphere, q dash minus q. So if you don't want to write the separate terms, you just write q upon 2r. ठीक है, सेकंड वाले का प्लस q dash minus q upon 2r, और थर्ड वाले का टोटल चार्ज कितना, 2q upon 3r. Even if you write in this manner, then also you will get the same answer, क्योंकि जो हमने अलग अलग लिखे हैं इनर और आउटर के, उसमें जो कॉमन है वो कैंसिल हो रहे हैं। समझे क्या कैंसिल हो रहा है? देखो ये तो इधर ही कैंसिल हो गया तुम्हारा, कौन सा कोई, हाँ हाँ और आउटर वाला स्फीयर उतना ही लगा है, बट मिडिल वाले स्फीयर का ही सब। यस, क्योंकि मिडिल वाले स्फीयर को चार्ज गिवन नहीं है, उसी की ग्राउंडिंग है, तो हमें पहले क्या करना पड़ रहा है कि हमें मिडिल वाले स्फीयर का चार्ज फाइंड भी करना पड़ रहा है, वही है ये q डैश, क्योंकि मिडिल वाले स्फीयर का जो इनर चार्ज है वो हमें पता है माइनस q है, लेकिन आउटर सरफेस का चार्ज इज अननोन। सो व्हाट वी आर डूइंग is to get the answer of q dash. Once you get q dash, you will get on the answer. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है क्या इसमें से। एक टर्म कैंसिल हो रहा है, कौन सा वाला कैंसिल हो जाएगा? ये माइनस q डैश अपॉन 3r और ये q डैश अपॉन 3r, बस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं क्या होता है। kq अपॉन 2r, ठीक है, kq अपॉन 2r माइनस q अपॉन, उसमें भी k तो था ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। kq अपॉन 2r और माइनस kq अपॉन 2r, ये भी कैंसिल हो गया है। ये लो, क्या कहते हो, isn't it? ये लो, अब क्या बचा है यहाँ। Now this is q dash upon 2r is equal to minus 2q upon 3r, है ना। k सब में लगा है, k हमने लगाया नहीं है, but k is everywhere, k q dash and this is k 2q plus q dash upon 3r, k is everywhere constant।
So kq dash upon 2r is equal to minus k2q upon 3r. K cancels and r cancels, and q dash is equal to minus 4q by 3. दिस इज द एक्चुअल आंसर. मैं जाते जाते आपको यही बोला था कि माइनस 4q by 3r आना चाहिए. ठीक है, हाँ बोलो, चेक करो क्या समझ में आ रहा है. फिर से सुनो मेरी सारी बात कि मिडिल स्फीयर का पोटेंशियल जीरो है बिकॉज इट इज़ ग्राउंडेड. ठीक है, अब जीरो है बट हमें सारे टर्म से निकाल लेना है कि कौन कौन से टर्म्स उसमें कंट्रीब्यूट करते थे. तो देखो एक टर्म इसका, ठीक है, दो इसके और दो ये, तो दो 4 और एक 5 टर्म आने चाहिए थे. 1 2 3 4 5 आते हैं. ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा पूछो मेरे से. मैं मतलब कैंसिल हो गया. एक q वाला q डैश वाला कैंसिल हो रहा है, 2q वाला नहीं हो रहा है ना. इसको तुम क्या लिखोगे, 2kq by 3r प्लस kq डैश by 3r. तो उसमें से जो q डैश by 3r है ये कैंसिल हो जाएगा. जो 2kq by 3r बचा रह जाएगा वो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है. समझ में आया. एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दूँ, उसको वहाँ काटने में कन्फ्यूज़न है तो रुको, मैं एक टर्म एक्स्ट्रा लिखता हूँ. क्या था ये वाला टर्म जी, 3r था. ठीक है, kq डैश बाई 3r था. ठीक है, अब इसको लिखा रहने देते हैं, उसको भी लिखा रहने देते हैं. q डैश अपॉन 3r. ठीक है, एक स्टेप और लिख रहा हूँ तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा. kq डैश ये वाला अपॉन 2r माइनस kq डैश अपॉन 3r. फर्स्ट राइट इट सेपरेटली. माइनस 2kq अपॉन 3r माइनस q डैश माइनस kq डैश अपॉन 3r इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी थोड़ा एलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, अच्छा समझ आएगा. ठीक है, तो क्या कैंसिल होता है अब, ये kq डैश अपॉन 3r और ये माइनस एक साइन ये प्लस का था वो तो कैंसिल हो गया था. एक टर्म फिर नहीं लिखा मैंने इसमें. कौन सा वाला चेक कर लो एक बार. kq डैश अपॉन, सही तो है ना, ये लिखा है मैंने. एक kq डैश है ये वाला. हाँ, कौन से वाले में, ये वाले में प्लस था ये. हाँ ये प्लस था ना, ये गड़बड़ है. ये वाला ये वो प्लस है, तो ये भी प्लस है. ठीक है, और ये प्लस है. अब ये kq बाई 3 kq डैश बाई 3r कैंसिल हो गया. अब ठीक हो गया. तो एक्चुअली प्लस था, देखो ना ये सारे टर्म प्लस के थे. सर हम जैसे फर्स्ट ईयर का चार्ज और इनर का और आउटर का वही रखे और मिडल वाले का q डैश माइनस q अपॉन 2r कर सकते. हाँ, आंसर आ जाएगा. वही हो रहा है, एक्चुअली वही हो रहा है. ठीक है, बट ध्यान रखना है कि मिडिल वाले का क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो आपको इनर और आउटर का चार्ज लिखना है. ठीक है, ठीक है. अब ये कैंसिल हो जाता है. अब क्या बचता है, kq डैश अपॉन 2r इज इक्वल टू माइनस 2kq अपॉन 3r. नाउ r cancels, k cancels, and q dash is equal to minus 4q by 3. This was the unknown quantity q dash. q dash is equal to minus 4q by 3. ये q dash निकल आया जो अननोन था. बाकी तो सब मालूम ही है आपको. q मालूम है, माइनस q मालूम है, क्या नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है बस. तो अगर आप q डैश यहाँ पुट कर दे तो इसका चाहिए चार्ज कितना हो गया है, माइनस 4q बाई 3. ये कितना हो गया है, प्लस 4q बाई 3. और ये कितना हो जाएगा, 2q में से q डैश घटा देना, ये 2q माइनस 4q बाई 3. अब हो सकता 2 के केस में भी किया था, वो यही था. हमने उसमें क्या था, वो ये नहीं पूछा जा रहा था कि
फाइंड आउट द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। तो आपने जो आंसर निकाला है ना वो सही आंसर है, उसमें से कुछ इनर और कुछ आउटर पर गया है, बट हमें पूछा नहीं गया है, ठीक है। वो भी ऐसे हो जाएगा, सेम है, उसको ऐसे करके देख लेना। बट जब पूछा ही नहीं जा रहा है कि इनर और आउटर पर क्या चार्ज है, वो बोल रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, तो हमने लिखा Q अपॉन 2R, कोई टर्म लिख दिया, हो गया आंसर, ठीक है ना। बट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द चार्ज अपीयर ऑन ईच सरफेस ऑफ ईच स्फीयर। समझ में आ गया। Now this is the time to write the final answer, ठीक है। अब इसको देखो जरा, in this diagram let us put the value of Q dash, ठीक है। देखें क्या आंसर आएगा। Q dash ये है तुम्हारा, तो 2Q प्लस Q dash क्या निकलेगा, निकाल दो ये भी। 2Q प्लस Q dash इज इक्वल टू 2Q माइनस 4Q बाई 3, 6Q माइनस 4Q, 2Q बाई 3, ये निकल गया। 2Q प्लस Q dash ये था, आउटर मोस्ट के आउटर सरफेस का चार्ज पता चल गया है। क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया सबको। एक बार और बताऊं, ये वाला स्टेप सबको समझ आ गई, ये वाली बात अच्छे से, ठीक है। Q dash इज इक्वल टू माइनस 4Q बाई 3। लेट मी राइट द आंसर, फाइनल आंसर इन द डायग्राम। ये कर दिया है सबने, ठीक है। अब देखो, अब आंसर लिख रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि सबके चार्जेस बताओ। देखो सारे स्फीयर के चार्जेस लिख रहा हूँ। क्या है इस इनर वाले पर, नाउ द चार्जेस आर, दिस इज Q, दिस चार्जेस माइनस Q एंड दिस इज Q dash एंड Q dash इज माइनस 4Q बाई 3, माइनस 4Q बाई 3, और ये वाला कितना था, माइनस Q dash, तो ये कितना हो जाएगा 4Q बाई 3, और बाहर वाला हमने निकाल लिया है 2Q बाई 3। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2Q आ जाएगा। करके देख लेना, टोटल चार्ज 2Q था, इसको Q ही मिला था। तो अब अगर आप लोगों को ये पता करना होता, पुराने क्वेश्चन की तरह सोचते, तो इसका टोटल चार्ज कितना है, माइनस Q माइनस 4Q बाई, हाँ, तो आपने इसका आंसर निकाल के दिया था, जो दिया था, ठीक है ना। कितना हो गया, माइनस 7Q बाई 3। अगर मैं आपसे पूछता, क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन द मिडिल स्फीयर, तो माइनस 7Q बाई 3 होता। अब आप बोलते हो कि आपको पोटेंशियल लिखना है, अगर आपको टोटल चार्ज के टर्म्स में लिखना है तो लिखोगे, वही आंसर आएगा, चाहे आप सेपरेट करके लिखो चाहे टोटल करके लिखो। समझ में आ गया। तो लेसन क्या है कि चार्ज गिवन टू एनी स्फीयर स्प्रेड्स ओवर आउटर एंड इनर सरफेस। जो मेटालिक स्फीयर होते हैं उनकी थोड़ी थिकनेस होती है, इतनी थिकनेस होती है, इसलिए कई बार ना इसको क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है। शेल का मतलब एक हॉलो स्फीयर जिसकी इतनी थिकनेस है। अब तुम कह रहे हो कि मैंने इसको 10 कूलम का चार्ज दे दिया, ठीक है, तो अगर ये अकेला होता तो 10 कूलम का चार्ज सारा इसके आउटर सरफेस पर आ जाता। बट अब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स भी हैं, तो कुछ 10 में से हो सकता है 7 वहाँ चला जाए, और हो सकता है 3 इधर चला जाए, ये हो सकता है। तो चार्ज थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा अंदर स्प्रेड हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका, क्या चीज़ का, दिस क्वेश्चन वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपको देता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आंसर निकालोगे, ठीक है। आपके आंसर निकालने के लिए केवल 2 मिनट का टाइम है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। द सेम क्वेश्चन, ठीक है, HC वर्मा में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करके दिखाओगे अगर आपने ये पूरा समझ लिया है तो, ठीक है। Question number 2 of this kind, right? Now the question is, again there are 3 spheres, concentric spheres, and middle sphere is grounded. The radii of the spheres are A, B and C. A, B and C are the radii of the spheres. All are the metallic
concentric sphere. Now the question is, if inner sphere is given a charge q and outer sphere is given a charge minus q, मैं इसको लिखता भी नहीं हूँ. Let you decide where do you want to place this charge. Now the question is, if inner and outer spheres are given charges q and minus q, find out charge appear appears on each surface of each sphere. Same question, repeated question, only the values are different. Now the radii are A, B and C. Inner sphere is given a same charge q, but outermost sphere is given a charge minus q. You have to find the charge appearing on all surfaces. ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम है ये करने के लिए. ठीक है, सेम मेथड रिपीट करोगे, नथिंग न्यू, नथिंग एल्स. कोई अपना लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाना है, मेथड के हिसाब से चलना है, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलोगे, यू विल गेट द राइट आंसर. स्टेप नंबर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है, इनर स्फीयर के, इनर मोस्ट स्फीयर के इनर सरफेस पर कितना चार्ज अपीयर होगा, इनर मोस्ट स्फीयर के इनर सरफेस पर कितना चार्ज अपीयर होगा, 0 0. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं जा सकता है. ठीक है, हर एक के अंदर नेट चार्ज आपको 0 करना है. इनर द चार्ज गिवन टू द इनर मोस्ट स्फीयर अपीयर्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस, वो सीधा आउटर पर रख देना है. ठीक है, मिडिल पर क्या करोगे, अब मिडिल के अंदर कितना आएगा, मिडिल के अंदर कितना आएगा, सेंटर के आउटर पर क्यू है तो मिडिल के अंदर कितना आना कंपलसरी है, माइनस क्यू कंपलसरी है, अदरवाइज नेट को आप 0 नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आप अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए. ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, है ना. ट्राई टू फाइंड योर आंसर इन योर वेज. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया देन यू कैन चेक दिस ऑल्सो. Again, suppose the charge appear on middle sphere is q dash on outer surface. The charge given to the inner sphere is q. So this charge is q. By default this charge is माइनस क्यू. ये समझ में आ जाता है पहला वाला स्टेप कि अगर क्यू दिया है इनर वाले को तो मिडिल के अंदर वाले पे कितना आना कंपलसरी है, माइनस क्यू, बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड ईच स्फीयर हैज़ टू बी 0. नाउ we don't have any idea about the charge appearing on outer surface of middle sphere. Let this charge is q dash. बस यही q dash निकालने का क्वेश्चन है, बाकी सब हो जाएगा. q dash, if this charge is q dash then by default this charge is minus q dash. What is the total charge given to the outer sphere? minus q. ठीक है, अब out of minus q, ठीक है, इसको तुमने कितना दे दिया, माइनस क्यू डैश, तो माइनस क्यू माइनस क्यू डैश. आउट ऑफ टोटल चार्ज माइनस क्यू गिवन टू द आउटर स्फीयर, माइनस क्यू डैश अपीयर्स
in the inner surface, then what will be the charge remaining on the outer surface of the outermost sphere, that is q dash minus q. समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बोलो. q dash, बस q dash निकालना है, बाकी सब हो जाएगा. क्या आएगा? ए बी सी के टर्म्स में आएगा. बिल्कुल ठीक आ रहा है. q dash इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी या माइनस बी क्यू बाई सी? माइनस बी क्यू बाई सी. माइनस बी क्यू. देखो चेक करो एक बार, किसी का एरर तो नहीं है. ओ देखो चेक. ऐसा लेट अस चेक. रेडियाई आर ए बी एंड सी. ठीक है, ये रेडिया. अब चेक करते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं. मिडिल वाले स्फीयर का पोटेंशियल तुरंत ज़ीरो कर देते हैं. वी मिडिल इज इक्वल टू ज़ीरो. लेट अस राइट द टर्म्स. ठीक है, क्या क्या लिखा जा रहा है? सबसे मिडिल वाले का रेडियस बी है, ध्यान से देख लेना. तो क्यू अपॉन पहला क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन बी. के क्यू अपॉन बी. फिर इस वाले का कितना चाहेगा? इस वाले का माइनस के क्यू अपॉन फिर से बी. ठीक है, क्यों ना ये दोनों लिखे ही ना, क्योंकि इस दोनों के केस में रेडियस भी होती है और जितना इस पर होता है उसका अपोजिट हमेशा इस पर होता है. तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो अपने आंसर को छोटा और कॉन्साइज रखने के लिए आप कम से कम टर्म्स लिखोगे. तो ये आपने लिखना ही नहीं है, ये कैंसिल हो जाना है. जो लिखना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है वो ये है. ठीक है, ये कितना है तुम्हारा? के क्यू डैश अपॉन बी इस वाले का. ठीक है, माइनस अपॉन सी. ठीक है, प्लस क्यू के. सबको समझ में आ रहा है? क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू. समझ में आ गया सबको? ठीक. अब कैंसिल कर देते हैं. के क्यू वाई बी कैंसिल हो. अब मैं इस बार डायरेक्टली कर रहा हूँ. ये क्यू डैश वाई सी और ये वाला, ये माइनस ही था ना, माइनस के क्यू डैश वाई. ठीक था. ठीक है, तो फिर कैंसिल कौन सा होगा? ये क्यू डैश और ये वाला, ये पहला वाला क्यू डैश, ये कैंसिल. अब जो बचा है वो है के क्यू डैश अपॉन बी. यहाँ से क्या बचेगा? माइनस के क्यू बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना. के क्यू डैश अपॉन बी इज इक्वल टू के क्यू बाई सी. क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन सी. क्यू बी अपॉन सी पॉजिटिव. समझ गए? उठा के देखना, एच सी बी में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, यही आंसर है. बाकी तुम लिख देना. अब लिख देना क्यू डैश. सब समझ गए? क्यू माइनस क्यू डैश. एक डायग्राम बनाओ. एक डायग्राम बनाकर ये सारे चार्ज लिखो. क्यू माइनस क्यू बी बाई सी प्लस क्यू बी बाई सी. नहीं, क्यू माइनस क्यू बी बाई सी माइनस क्यू बी बाई सी. बस ये आउटर वाला अब लिखना तुम्हें बाकी है. ठीक है, अब जो चार्ज अपीयर होगा आप एक डिफरेंट डायग्राम में लिखेंगे. मैं एक दूसरे कलर से इसी पर लिख रहा हूँ. ठीक है, ये देखो. अब जो फाइनली दिखेगा आपको वो कितना होगा चेक करते हैं. ठीक है, तो इस पर क्यू ही रहना है, इस पर माइनस क्यू हो जाना है, वही है. ये क्यू डैश था एंड क्यू डैश इज क्यू बी बाई सी. सो दिस वाज एक्चुअली क्यू बी बाई सी एंड दिस इज माइनस क्यू बी बाई सी. ठीक है, अब क्या था इस वाले पर, बाहर वाले पर क्यू डैश माइनस क्यू. तो क्यू डैश कितना था? क्यू बी बाई सी. इस पर कितना बचा? क्यू बी बाई सी माइनस कितना होता है? यस, क्यू इंटू बी माइनस सी अपॉन सी. यही आंसर है. दिस इज द, आई होप दिस टाइम एवरीवन हैज़ गॉट द राइट आंसर. सबको इस बार समझ में आ गया होगा. पीछे बैठना बेस्ट अलाउड नहीं है. वो कौन सी बेंच है? वो वाली सेम बेंच है, वो सेम सीट है. इस वाले पे आ जाओ. अभी आपने जस्ट एंट्री की है. एंट्री करते ही ठीक है आपने शुरू कर दिया, लॉजिक लगाना शुरू कर दिया.
ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्लास में आए और साइलेंटली आके बैठ जाएं एक जगह। साइलेंटली बैठे सर, आपने बोले आप बैठे तो सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से। ठीक है, अब देखो जरा मेथड नंबर 2। एक मैंने आपको बताया था ना कि मेटल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड नंबर 1 था कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला। अब जरा आ जाते हैं मेथड नंबर 2 पर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक 2 ध्यान रखना। अब अगला वाला है, आपके सामने पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स होंगे और आपको उनके ऊपर ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अब स्फेरिकल की जगह कैसे है, पैरेलल इस टाइप का प्लेट है, मेटल प्लेट है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो लॉजिक वही सब लगाने हैं जो मेटल वाले होते हैं। कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ 0 ऑन द सरफेस, इट इज़ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही सारी प्रॉपर्टी यूज़ करें। ठीक है, तो देखें इलस्ट्रेशन, 2-3 इलस्ट्रेशन दूंगा, उनसे आपको बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले सोचते हैं कि आपके पास में एक मेटेलिक प्लेट है। देखो मेटेलिक प्लेट एक्चुअली ऐसी है, ठीक है, एक्चुअली तो ये ऐसी है। ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे, हम इसको सामने देखेंगे यूं, तो आपको समझना है। और ये ऐसे रखे हुए हैं, तो जब 2D में इसको बनाया जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, आपको केवल एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो अभी सोचो कि आपको हर बार ना ये दिखाया जाएगा, ये जो ये वाला पार्ट है ना, हर बार आपको ये सामने दिखाया जाएगा, इसको घुमा के आपको ऐसा दिखेगा ये लाइट। ठीक है, तो एक सरफेस इसके साइड वाला होगा और एक पीछे वाला होगा जो हमें इसमें अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है। अब इसको मैं बनाता हूँ, सपोज अब आपने एक मेटेलिक प्लेट रखा है एंड इट इज गिवन अ चार्ज Q, इसको एक चार्ज दिया जाता है Q। ठीक है, तो जब इसको चार्ज Q दिया जाएगा तो बाई सिमिट्री, जस्ट बाई सिमिट्री, ये दोनों सरफेस पर बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सिंगल सरफेस है, मेटेलिक प्लेट है और आपने Q चार्ज दिया है तो दोनों साइड कितना आ जाना है, और जब तक साइन ना हो तो हम उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। तो ये दोनों चार्ज जो हैं वो कितने हो जाएंगे, ये वाला चार्ज होगा आपका Q/2 और ये वाला चार्ज होगा Q/2, इक्वली डिवाइड होगा बाय सिमिट्री, क्योंकि वो दोनों सरफेसेस तो आइडेंटिकल एक जैसे ही हैं, तो दोनों पे बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनाइए, है ना, इलस्ट्रेशन है, अभी कुछ नहीं करना है। एक सिंगल प्लेट होगी तो दोनों तरफ बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा कुछ में। ठीक है, अब 2 केसेस हैं। ठीक है, आपके पास एक आइडेंटिकल मेटल प्लेट है जिसको आपने कोई बिना चार्ज दिए इसके सामने रखा हुआ है, एक केस हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि उसको भी कुछ चार्ज दिया गया और फिर दोनों को आमने सामने रखा है। ठीक है, तो दोनों केस देखना, एक को चार्ज दिया है, पहले यहाँ पे लिख लेना चार्ज गिवन, चार्ज गिवन इज इक्वली डिवाइडेड, पायस एक सीट आगे आ जाओ। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड ऑन both surface due to symmetry। ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, लिखते रहना तुम लोग दोनों हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इसके सामने आइडेंटिकल प्लेट प्लेस करनी है इन 2 केसेस। इफ़ इट इज़ अनचार्ज इनिशियली तो भी कुछ चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, क्यों, इसके सामने आएगा तो क्या होगा, इंडक्शन होगा।
इंडक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज खींच के इसके सामने आएगा, तो पीछे क्या चला जाएगा, अपोजिट चार्ज चला जाएगा। एक बात हो सकती है, क्या हो सकता है कि आपने उसको पहले से चार्ज दे के लाया हो, ठीक है। तो देखें केस 1, ठीक है, ये जो मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे अब ये आ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि उसके सामने एक प्लेट को रखते हैं तो उस पर चार्ज अपीयर कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एन आइडेंटिकल मेटल प्लेट और लिख लेना अनचार्ज्ड, an identical metal plate which is uncharged is placed near this plate, ठीक है। अगर तो हमने ये किया तो ठीक है, देखें क्या होगा। अभी आपके पास में ये प्लेट ऑलरेडी है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, एक साइड प्लस Q/2, दूसरे साइड प्लस Q/2, ठीक है। अब आप इसके सामने एक प्लेट लाकर रखते हैं, यहाँ आपने एक प्लेट रखी है, ठीक है। तो इसके सामने जो सरफेस है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपोजिट चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल कर देगा और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, ठीक है। तो जो दूसरे वाले प्लेट पर चार्ज आना है वो क्या आना है, बाई इंडक्शन आना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, नेगेटिव चार्ज, यस, माइनस Q/2, तो वहाँ कितना चला जाएगा पीछे, इक्वल प्लस Q/2, ठीक है, Q/2 चला जाता है। इससे हमें क्या देखना है, अब देखो एक चीज़ आप जज करना, एंड इट विल बी ऑलवेज ट्रू दैट द चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, एंड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज इक्वल, ठीक है। इन दोनों पर कैसा होता है, इक्वल होता है, और फेसिंग पर कैसा होता है, इक्वल बट अपोजिट, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेट्स। अगर ये 2 की जगह 3 या 4 प्लेट हों तो भी हर एक पेयर के जो सामने होगा, आमने सामने चार्ज होगा, वो कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। पहले वाले के पहले सरफेस पर, लास्ट वाले के आउटर सरफेस पर, दोनों पर चार्ज हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। इसको एज अ थंब रूल बनाना, और आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम इसको यूज़ करेंगे, इसको वाले एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है।